शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट बेस से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत 2023 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वस्तुओं के निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। और दूसरा कथन है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना का लाभ उठाया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा विकल्प है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और चौथा विकल्प है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन भी आपका होगा और आंसर भी आप ही लोग देंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामा। 5 साल में खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, 22,030 चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दल ने भुनाए और 187 बॉन्ड की प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा गया। 15 मार्च को चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं, आज हम पूरी जो ये न्यूज़ होगी ये चुनावी बॉन्ड पे आधारित होगी। और आज की जो और महत्वपूर्ण खबरें होंगी, अन्य महत्वपूर्ण खबरें होंगी, उन्हें हम कल की न्यूज़ के साथ जोड़कर देख लेंगे। तो चलिए आज हम देख ही लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना है क्या और ये कब आई थी, और इससे पहले चुनावी बॉन्ड योजना नहीं थी, उससे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो आइए हम बात कर लेते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। सरकार द्वारा साल 2018 में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को शुरू किया गया था और अब इस पूरी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई करने वाला है। ऐसे में हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि आखिर ये व्यवस्था क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और अब इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इसके व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं और आप इस पूरे जो ये टॉपिक है चुनावी बॉन्ड योजना स्कीम है, इसे आप अपनी प्रश्न पत्र द्वितीय यानी भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत होती है मुख्यतः 2017 में, जब भारत के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की गई थी। मतलब इस पूरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि राजनीतिक दलों को जो चुनाव चंदा मिलता है वो उससे सही ढंग से प्रयोग करें, उसे रेगुलेटरी किया जा सके। अब सवाल उठता है कि पहले चंदा कैसे मिलता था। अब हम जान लेते हैं कि राजनीतिक दल को सही ढंग से कार्य करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वह पैसा चंदे के जरिए से आता है। आपको पता ही होगा कि जो ये राजनीतिक दल है हमारे, उन्हें सही ढंग से कार्य करने के लिए चंदे पैसों की ज़रूरत होती है और ये जो पूरा पैसा आता है ये चंदे के जरिए से आता है। अब 2070 से पहले ये कैसे होता था और जो डोनेशन था वो कैश में दिया जाता था। मतलब आपको पता ही होगा 2070 से पहले ये जो हुआ करता था, ये डोनेशन जो था वो कैश में दिया जाता था। अब क्योंकि डोनेशन कैश में आ रहा था तो ट्रांजैक्शन यानी ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर काले धन का इस्तेमाल देखने को मिलता था। और इसी को बदलने के लिए अरुण जेटली ने बजट भाषण में 2017 में बजट भाषण के धन विधेयक के तहत चुनाव बॉन्ड व्यवस्था को पेश किया था। तो आप लोग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जब अरुण जेटली ने यह बजट भाषण में पेश किया था वो किस विधेयक में पेश किया था। तो आप लोग को पता है धन विधेयक के तहत इस चुनाव बॉन्ड योजना को पेश किया गया था। अब चुनावी व्यवस्था के तहत मुख्यतः 2 बदलाव किए गए हैं। उसमें से पहला ये है कि भारत में जो ये चुनावी दल है वो 2000 से ज़्यादा कैश में चंदा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप किसी दल को चंदा देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप 2000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते। दूसरा इसका जो शर्त था, दूसरा बदलाव ये था कि यदि आप किसी दल को 2000 से ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप अमाउंट
देंगे वो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दिया जाएगा और इस व्यवस्था को हम चुनावी बॉन्ड व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि आप अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा देंगे तो क्योंकि आपको पता ही हो कि पहले जो चंदा देने का प्रावधान था, व्यवस्था थी, वो कैश में होता था। उसमें केवल 2000 से ज़्यादा किसी को कैश नहीं दिया जा सकता था। और लेकिन अगर आप लोग किसी पार्टी को, किसी दल को 2000 से ज़्यादा देना चाहते हैं, 2000 से ज़्यादा आप अमाउंट करना चाहते हैं, तो आप उसे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही कर सकते हैं और इसी पूरी व्यवस्था को चुनावी बॉन्ड योजना कहा जाता है। तो ये तो हमने इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली। अब हम जान लेते हैं इस व्यवस्था को औपचारिक तौर पर शुरुआत कब हुई। वो साल मतलब शुरुआत कब हुई, तो वो साल 2018 में होती है। साल 2018 में चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होती है और इसके तहत मुख्य तौर पर आप भारत की जो पंजीकृत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप डोनेशन दे सकते हैं। उसको आप जो भी चंदा प्रदान कर सकते हैं और आप जब उसको डोनेशन करेंगे तो आपके नाम की पूरी तरह से गुप्त, मतलब आपके पूरे नाम को गुप्त रखा जाएगा। मतलब अगर आप लोग जो 2017 मतलब 2018 के बाद आया है, ये पूरा जो औपचारिक तरह से मामले में आ चुका है, संवैधानिक तरह से जो स्कीम पूरा है, तो इसमें आप लोग को जो डोनेशन देंगे, जो आप उनको देंगे, तो इसमें पूरे मुख्य तौर से आपका जो नाम है भारत की जो पंजीकृत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप डोनेशन दे सकते हैं, उसको आप डोनेशन दे सकते हैं और आपको जो चंदा प्रदान कर सकते हैं और आप जो उसको डोनेशन देंगे तो वो आपके नाम को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। यानी किसी भी दल को ये पता नहीं चलेगा कि जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति की तमाम जानकारियाँ क्या है। ये तो उस व्यवस्था की पूरी बात हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था काम कैसे करता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, एक नज़र इसकी व्यवस्था पर डाल लेते हैं कि ये व्यवस्था पूरी काम कैसे करता है। तो यहाँ पर भारत सरकार की ओर से एक बैंक है जिसका नाम SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो सरकार ने SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी दे रखी है, चुनावी बॉन्ड जारी करने काम दे रखा है, मतलब चुनावी बॉन्ड जारी करने का काम दे रखा है। और SBI के कुछ डेजिग्नेटिक ब्रांच है जो कि चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती है। आप चुनावी बॉन्ड को जारी एक नोट की तरह, चुनावी बॉन्ड को आप एक नोट की तरह देख सकते हैं। एक कागज होता है जिस पर एक सर्टेन अमाउंट लिखा होता है। मान लीजिए आप किसी चुनावी दल को किसी राजनीतिक पार्टी दल को क्या मतलब चंदा देना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए 10,000 रुपये आप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले 10,000 रुपये लेकर आप बैंक जाएंगे, उस ब्रांच में जाएंगे और SBI की वहाँ से आप किसी भी तरह का चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये जमा देना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, तो आप सबसे पहले 10,000 रुपये लेकर बैंक के पास जाएंगे, इस ब्रांच में जाएंगे SBI की, वहाँ से आप किसी भी तरह की चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब चुनावी बॉन्ड जो है वो 1,000 रुपये की वैल्यू में भी आते हैं, 10,000 रुपये की वैल्यू में भी आते हैं, 1 लाख की और 1 करोड़ की वैल्यू में भी आते हैं। तो मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का चंदा देना है, तो आप 10,000 रुपये उस बैंक के पास लेकर जाएंगे और उस ब्रांच के पास 10,000 के चुनावी बॉन्ड खरीद लेंगे और आपकी जो कुल डिटेल्स लेगा, मतलब जो बैंक है वो आपसे कुछ डिटेल्स लेगा और उस डिटेल्स जो होगी वो आपको पूरी तरह से उसको गुप्त रखे। इसके बाद आपने जो चुनावी बॉन्ड खरीद रखा है उस बॉन्ड को लेकर आप अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के पास जा सकते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को आप अपना बॉन्ड दे सकते हैं। जब आप बॉन्ड देंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए अनिवार्य है कि 15 दिनों के अंदर उस पूरे बॉन्ड का इस्तेमाल कर ले और उससे पैसा प्राप्त कर ले, क्योंकि ये जो चुनाव बॉन्ड होते हैं इनकी जो अवधि होती है वो केवल 15 दिनों तक होती है। मतलब जिस पार्टी को जो आप अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे उसके लिए अनिवार्य है कि वो 15 दिन के अंदर ही उस पूरे पैसे का पूरा इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है पूरे 15 दिन के लिए ही केवल होती है। यानी ये केवल 15 दिनों तक ही वैध रहता है। अब बॉन्ड के बारे में विशेष बात ये भी है कि हमने पहले भी आपके इसके बारे में बता दी है कि चुनावी बॉन्ड को केवल आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो या तो आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चेक का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ये मुख्य तौर पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर
कैश को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसमें जो ऑनलाइन का प्रावधान किया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कैश डिपॉजिट करने का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर आपको पता है कैश को मतलब कैश को जो बंद करने समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। अब कौन कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं, एक बार उनकी भी बात हम कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन से जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको ये चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए कुछ 2 शर्तें भी रखी गई हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो आपने सुना होगा कि भारत में एक एक्ट है जो कि राजनीतिक संगठन को पंजीकृत करता है, जिसका नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसकी धारा है 29(1). तो 29 धारा 1 के तहत मुख्य तौर पर आप भारत में राजनीतिक संगठन पंजीकृत किया जाता है। तो आप लोग इसका भी नाम याद रखिए, कभी भी आपके परीक्षा के पॉइंट से परीक्षा में पूछ सकता है कि जो भारत में चुनावी दल है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल है उन्हें चुनावी बॉन्ड ये प्राप्त हो सकता है, तो उसका नाम क्या है। तो आप लोग उसे याद रखिए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसकी एक धारा है 29 से, तो जो 29 धारा 1 के तहत मुख्य तौर पर भारत के राजनीतिक संगठन पंजीकृत किया जाता है। तो जो ये राजनीतिक संगठन इसे पूरे धारा के तहत भारत में पंजीकृत है चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकती है। पहली शर्त तो ये हुई कि इसमें आप लोग जो ये धारा है उसके तहत आप लोग को ये मतलब प्राप्त होगी। और दूसरी शर्त ये है कि उस चुनावी दल के लिए ये भी अनिवार्य है कि वो पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव जो रहे थे, उस चुनावी दल को उस चुनाव में कम से कम जितने भी वोट पड़े थे उसमें से कम 1% वोट प्राप्त हो। मतलब जितने भी मतलब पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा या विधानसभा का, उसमें से जितने भी चुनावी दल मतलब जितने भी वोट पड़े तो उसमें से 1% वोट प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। तो अब तक आपको जनता के प्रति लोकप्रियता प्राप्त नहीं, जब तक आप लोग को मतलब उनको राजनीतिक दल को कहा मतलब उसमें शर्त रखी कि जब तक आप लोग को जनता के प्रति लोकप्रियता प्राप्त नहीं होगी तब तक आप चुनावी बॉन्ड की स्कीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो इस पूरे व्यवस्था की बात हुई कि ये मतलब ये जो काम है ये किस तरह से काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस जो बॉन्ड है चुनावी बॉन्ड है इसका फ़ायदा क्या होता है एक नज़र इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा यही है कि इसके माध्यम से हम चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों के फंडिंग जो मिलती है उस फंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता कर सकते हैं। वहाँ पर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि काले धन का इस्तेमाल ना हो। और एक प्रावधान ये भी है कि जिस पार्टी को चुनावी बॉन्ड प्राप्त होगा वो उस बॉन्ड का इस्तेमाल वो कहाँ कर रहे हैं इसे लेकर भी खुलासा करना पड़ेगा, उन्हें यह खुलासा करना पड़ेगा, इसकी जवाबदेही तय होगी। इसके अलावा नगद से लेन देन जो होता है वे कैश में लेन देन को हम डिस्करेज कर सकते हैं और हस्तांतरित कर सकते हैं। और साथ ही हम जो दान करता होता है जो डोनर होता है उसका नाम का भी संरक्षण किया जाता है, उसको भी एक तरह का सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो चुनावी बॉन्ड से हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके अंत में बात कर लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की इतनी आलोचना क्यों की जाती है। आलोचना सबसे पहले इस आधार पर की जाती है कि इस पूरी व्यवस्था में योगदान जो करता है उसका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। तो इस गुप्त नाम की वजह से मुख्य तौर पर जो मतदान है उसका जानने का अधिकार प्रभावित होता है। और ये राइट टू नो जो है जानने का अधिकार तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। आपको जो ये पता है जानने का जो अधिकार है हमारे संविधान के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। अभी कुछ माह पहले इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि मतलब उसमें कहा था कि जब एक तरह से आप लोग कहते हैं कि इसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, किसी का नाम नहीं बताया जाएगा, दूसरी तरह आप इसे भी पारदर्शिता करने की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ आप निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं कि जो ये हमारा अधिकार है, हम जो भी राजनीतिक दल जहाँ भी अपने फंडिंग का कार्य करते हैं उनका हमको पूरी जानकारी जानने की अधिकार है। इसी को भी लेकर काफ़ी दिन से विवाद चलता आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में से इस पूरी व्यवस्था की वजह से अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन होता है। तो
आशा करती हूँ कि मैंने भी जो पूरे चुनावी बॉन्ड के बारे में आप लोग को जानकारी दी है वो आप लोग को अच्छी लगे। और आज की जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हम कल के पूरे न्यूज़पेपर में जोड़ कर देख लेंगे, क्योंकि आज की ये जो खबरें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से एक बार समझ दूसरी बार देख कर पढ़िए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।